गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे लीगल राइट्स ऑफ वुमेन पार्ट 3 के बारे में। जैसा कि हम लोग इससे पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जो महिलाओं को अधिकार प्रदत्त किया गया है उसके अंतर्गत हम लोग आज तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है 12 से 35, उसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं 14 से 18 समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जिसको हम बोलते हैं उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आगे के आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे और साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लीगल राइट्स ऑफ वुमेन पार्ट 3। लीगल राइट्स ऑफ वुमेन भाग 3। ठीक है, हम लोग इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त किए गए विधिक अधिकार है महिलाओं के लिए, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा प्रथम अनुच्छेद हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 19 से 22 है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 20 है ना, आर्टिकल 20 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या बात किया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, क्या बोला गया है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि है ना के लिए संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो किस तरीके से अपराधी को उसके अपराध या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, तो उसमें हम लोग प्रथम बात करते हैं कि ये जो अपराधी व्यक्ति है ना, जिसके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है, जो अपराधी व्यक्ति है उसको तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि दोष उस पर साबित ना हो जाए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई वो दोषी है। और साथ ही साथ और क्या ध्यान देना है हमको इसमें कि ये जो अपराध की श्रेणी है वो किसी न किसी कानून को तोड़ते हुए दिखना चाहिए, अर्थात किसी विधि का अतिक्रमण इस अपराधी व्यक्ति द्वारा किया गया है ना भाई। तो ये व्यक्ति अभी अपराधी नहीं है जब तक कि उस पर दोष साबित नहीं हो जाता, और साथ ही साथ वो यह भी देखा जाएगा कि इस पर जो है कानून का अतिक्रमण देखा गया है, तब तक उस पर जो है वो दोषी नहीं माना जा सकता। ठीक है, दूसरा कंडीशन में हम लोग बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को जो अपराध किया है ना, जो व्यक्ति है उसको एक अपराध के लिए कभी एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती, एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती। ठीक है, कैसे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुई है और सुबह 5:30 बजे उनको फांसी पर लटकाया गया। फांसी पर लटकाए जाने के बाद उनको जब निकाला गया तो डॉक्टरों के द्वारा यह पता चलता है कि यह व्यक्ति जिंदा है, तो उसको वापस फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सजा जो है एक अपराध के लिए एक बार सजा पा चुका है। अभी उसकी खुशनसीबी है कि वो बच गया, तो शासन का या प्रशासन का या कानून का यह वहाँ पे जिम्मेदारी बनता है कि उसको आगामी उसके जीवन के लिए स्वतंत्रता पूर्वक उनको छोड़ दे। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है, क्योंकि इसीलिए जो भी अपराधी होता है जिसको फांसी दिया जाता है उसको लगभग आधे घंटे तक वहाँ पे लटका के रखा जाता है, ताकि वो पूर्ण रूप से प्रूफ हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति जो है मर चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं मरा तो उसके लिए हम उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, व्यक्ति जो है वो जानता है स्वयं कि मैं अपराधी हूँ, है ना भाई, वो व्यक्ति सच में अपराध किया है, लेकिन हम कभी भी उसको या स्वयं को उसको साक्षी के रूप में शासन के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे, साक्षी के रूप में बाध्य नहीं कर सकते, स्वयं साक्षी के रूप में बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, बाध्य नहीं कर सकते। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 20 जो है वो किस पर आधारित है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में। ये जो है आपके आर्टिकल्स हैं जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि अपराधी व्यक्ति दोषी
जब तक साबित नहीं हो सकता तब तक उसको हम दोषयुक्त या दोषी नहीं कर सकते। साथ ही वो विधि का अतिक्रमण भी किया जाना चाहिए उसके द्वारा, तभी हम उसको दोषयुक्त मानेंगे। एक अपराध के लिए हम एक से अधिक बार सजा उस व्यक्ति को नहीं दे सकते, है ना। उसके बाद फिर स्वयं साक्षी के रूप में उसको हम बाध्य कभी नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कि इसको ना जापान से लिया गया था, ठीक है, जापान से लिया गया था। 1975 से इसको पूरी तरीके से घोषणा किया गया, लागू कर दिया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है, किसी राज्य क्षेत्र का निवासी है भारत के, तो उसको अपने आधार पर जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो कानूनी अधिकार एक भारत के नागरिक को दिया गया है, वो सब उनको भी प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत हम लोग सहायता का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, चाहे स्वास्थ्य संबंधी अधिकार या अन्य जितने भी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 यह कहता है कि गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिए जाने के खिलाफ संरक्षण की बात करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिए जाने के खिलाफ जो है संरक्षण की बात करता है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रथम बात करते हैं तो इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी कारणवश, है ना, तो उसको यह अधिकार है कि वो अपनी पसंद के वकील से या अन्य कोई व्यवसायिक मदद या सलाह जो है वो ले सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। अगर उसको किसी कारण से गिरफ्तार किया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, तो अपनी पसंद के वकील रखने का उसको अधिकार है, ठीक है। इसमें द्वितीय भाग हम बात करते हैं कि भैया 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है, उसको 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, इसके बिना अनुमति के आप उसको 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रख सकते वहाँ, ठीक है। आपने 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले गए पुलिस प्रशासन ने, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया कि इसको आप रिमांड में रख सकते हैं, तभी आप उसको 24 घंटे के आगे जो है अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। अदरवाइज उनकी बिना अनुमति, मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के आप 24 घंटे के ज़्यादा अवधि तक उसको आप कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन इसका शर्त क्या है? इसका शर्त यह है कि गिरफ्तारी जितने समय हुई है ना भाई, उसका स्टेटमेंट या टाइमिंग जो है वहाँ पे दर्शाया जाएगा, लेकिन आने जाने का समय जो है उसमें हटा दिया जाता है, आने जाने के समय को हटा दिया जाना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए कोई विदेश से गिरफ्तार करके लाए हैं तो उसमें तो दिक्कत होगी, तो उन सब के लिए थोड़ा नियम जो है लागू नहीं होता, आने जाने के समय को हटाकर बाकी समय को काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, गिरफ्तारी का कारण उसको गिरफ्तार करने के समय बताना चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि बताया जाना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, उसमें जो आपको गिरफ्तार करने आए हैं वो वर्दी में होंगे, साथ ही साथ उनका जो नेम प्लेट है जो यहाँ पे लिखा रहता है, वो चीज़ निश्चित रूप में साफ सुथरा रूप से दिखाई देना चाहिए। तीसरा चीज़, एक मेमो या अरेस्ट वारंट जिसको बोलते हैं, वो जो है मजिस्ट्रेट के साइन द्वारा या फिर जो है वहाँ से जो है इशू होना चाहिए, जिसके आधार पे इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी उनको दिखाना है कि मेमो क्या है, कारण क्या है, ठीक है। कारण को बताया जाएगा उनको, उनका साइन लिया जाएगा वहाँ पे, और साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं वहाँ पे उनका भी साइन लिया जाएगा कि इनको गिरफ्तार किया गया है। महिला के केस में क्या है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज डूबने से पहले, अर्थात रात्रिकालीन में कभी भी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये भारतीय
कानून सद्भावना के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को विशेष अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है कि उसको रात में हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। साथ ही साथ उसको जब भी गिरफ्तार किया जाएगा, है ना, उसके हाथ में हमेशा महिला कांस्टेबल की होना अनिवार्यता है, मतलब महिला पुलिस के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर वही 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट में पेश करना जरूरी है, और उनकी अनुमति के बिना हम उसको 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, या अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये जो 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं 23 का प्रथम, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि मनुष्य या मानव का जो है क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, क्रय विक्रय जो है नहीं किया जा सकता, ना ही किसी प्रकार से मजदूरी के लिए उनको बंधक बनाया जा सकता है। जैसे कि आप हम जानते हैं पहले बंधुआ मजदूर रख दिया जाता था जो 24 घंटे वहाँ पे काम करते थे, बदले में उनको वार्षिक रूप से या छमासी रूप में कुछ जो है पैसे या फिर धान जो है उनको मिल जाता था। तो उस तरीके का क्रय विक्रय या बंधुआ मजदूरी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। कहाँ से? 1975 से इसको लागू कर दिया गया है। और जिस क्षेत्र में, जिस घर में, जिस जगह पे, जिस व्यक्ति के साथ एक घटित होगी घटना, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल नंबर 24 या फिर अनुच्छेद 24 के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? बाल श्रम से संबंधित संरक्षण की बात करता है, बाल श्रम संरक्षण का अधिकार। ठीक है, अर्थात 6 से जो 14 वर्ष के बालक हैं या बालिका हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए लागू होगा। 6 से 14 वर्ष के बीच में जो बालक या बालिका है उससे किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कराया जाएगा, श्रम नहीं कराना है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित बात है, और जो आर्टिकल 24 है वो बाल श्रम संरक्षण के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने आज देखा आर्टिकल 20 के अंतर्गत हम लोग बात किए थे अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात किए थे, जिसके अंतर्गत पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट देखे थे। उसी के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में बात किए थे जो प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड था। आर्टिकल 22 हम लोग बात किए थे गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के संबंध में संरक्षण की बात किए थे। उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे आर्टिकल 23 के बारे में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर आर्टिकल 4 बाल संरक्षण। आगे की कक्षा के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।